नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जेपी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो फ्लैट हो, प्लॉट हो, विला हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो जो उन्होंने जेपी ग्रुप के साथ की है। क्योंकि आजकल पूरे मार्केट में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि अडानी जेपी ग्रुप को एक्वायर कर रहा है, लेकिन उससे बड़ा भी प्रश्न और कंफ्यूजन ये है, लाखों लोगों के मन में यही सवाल है कि अडानी जेपी ग्रुप की कौन सी कंपनी को एक्वायर कर रहा है। अडानी के एक्वायर करने के बाद जेपी ग्रुप का क्या होगा। जिन लोगों ने जेपी की प्रॉपर्टी ले रखी है, जिन्होंने रजिस्ट्री भी करा रखी है, उनकी प्रॉपर्टी पे इससे क्या फर्क पड़ेगा। जिन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है, अलॉटमेंट तो उनके पास है, लेकिन अभी तक उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो उनके साथ क्या होने वाला है। ये डील होगी या अभी भी रुक सकती है। इसके मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। इन सभी प्रश्नों को मैं डिटेल में बताने वाला हूं, आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ या फिर उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से जेपी ग्रुप के साथ इन्वेस्ट किया है, या जो लोग जेपी के साथ इन्वेस्ट करते हैं या जुड़े हुए हैं, जो भी जेपी के बायर्स हैं या क्लाइंट हैं। तो उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले समय में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले जेपी ग्रुप का थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि अडानी जेपी ग्रुप की कौन सी कंपनी को एक्वायर कर रहा है। तो कंपनी का पूरा नाम है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जल भी बोलते हैं। जिसके मैं बात करूं तो मुख्य प्रोजेक्ट हैं नोएडा में आपका जेपी ब्रिज टाउन, ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा, यमुना स्पोर्ट्स सिटी यानी कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी, यमुना एक्सप्रेस वे और बहुत सारे प्रोजेक्ट। हुआ क्या कि इस ग्रुप पे बैंकों का लगभग 55,000 करोड़ के आसपास का कर्जा हो गया और ग्रुप समय पर रीपे नहीं कर पाया। इस कारण केस गया एनसीएलटी इंसॉल्वेंसी कोर्ट में। जब इस तरीके की कोई घटना होती है कि कोर्ट में केस चला जाता है एनसीएलटी इंसॉल्वेंसी कोर्ट में, तो कंपनी का जो कंट्रोल है वो प्रोमोटर्स के हाथों में नहीं रहता है। फिर बैंकर्स और लैंडर्स डिसाइड करते हैं कि कंपनी को आगे कौन संभालेगा, और ऐसा ही कुछ हुआ जेपी ग्रुप के साथ। इसके बाद हुआ कंपनी की एक्वायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट। इसमें भारत की काफी सारी जानी मानी कंपनियों ने भाग लिया। उसी में लास्ट टाइम जो सबसे ज्यादा आज के डेट में मार्केट में खबर चर्चा इसी बात की है कि यार बोली तो वेदांता ने ज्यादा की लगाई थी, लेकिन डील तो ये अडानी को मिल रही है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि अडानी और वेदांता के अलावा भी काफी जानी मानी कंपनियों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन लास्ट टाइम वेदांता की बोली ज्यादा थी, इसलिए वेदांता का नाम मार्केट में चला। लेकिन अडानी को जो प्रोजेक्ट मिल रहा है उसका कारण यह है कि अडानी ने जो बोली लगाई है वो तो वेदांता की अपेक्षा कम है, लगभग 14,500 करोड़ की बोली है, लेकिन उसका अपफ्रंट कैश ज्यादा है, मार्केट में उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर है, लैंडर्स का और बैंकर्स का उस पर विश्वास ज्यादा है। वेदांता की बोली ज्यादा थी, लेकिन उनका पेमेंट प्लान ज्यादा एग्रेसिव नहीं था, अपफ्रंट उनका ज्यादा कैश नहीं था, उनका पेमेंट ज्यादा बाद में आना था। इसलिए बैंकर्स ने स्मार्ट डिसीजन लिया, क्योंकि बैंकर को तुरंत रिकवरी चाहिए, तो उन्होंने अडानी को चुना, उन्होंने स्मार्ट डिसीजन लिया। इसी कारण यह डील अडानी के खाते में जा रही है। केवल ज्यादा बोली लगा देना डील मिलने की गारंटी नहीं है। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण बात थी, अडानी को सीआईसी का अप्रूवल पहले ही मिल चुका है, इसलिए भी बैंकर्स ने डिसीजन अडानी के पक्ष में लिया। अब थोड़ा डील का नंबर्स और टाइमिंग समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अडानी का जो रेजोल्यूशन प्लान है वो लगभग 14,500 करोड़ रुपए का है। इस पैसे का यूज बैंक के लोन को सेटलमेंट करने के लिए होगा। इसके अलावा कंपनी को इंसॉल्वेंसी से बाहर लाने के लिए होगा। यदि मैं टाइमिंग की बात करूं तो प्रोसेस में लगभग 6 से 12 महीने का टाइम लग सकता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है और लग जाता है, क्योंकि प्रोसेस बड़ा है। अगर कोई बोले कि अडानी कल से ही जेपी ग्रुप को एक्वायर कर लेगा और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कहना गलत होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि अडानी जल को एक्वायर कर रहा है, तो क्या क्या एक्वायर करेगा, क्या क्या एक्वायर नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को अडानी एक्वायर कर रहा है, तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अंडर आने वाले सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, होटल्स, सीमेंट प्लांट्स और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अडानी का कंट्रोल हो सकता है।
क्योंकि अडानी पूरे ग्रुप को एक्वायर कर रहा है। लेकिन इसके उलट एक बात और भी है, सभी प्रोजेक्ट्स जेपी एसोसिएट लिमिटेड के अंडर नहीं है। तो ये वीडियो केवल क्लियरिटी के लिए बनाई गई है, बाकी प्रोजेक्ट वाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी अलग हो सकती है। तो प्रोजेक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन समझने के लिए आपको अपना बिल्डर वायर एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर या रजिस्ट्री को समझना जरूरी है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सी कंपनी के अंडर आता है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है, इसका बायर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वो बायर जिनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी प्रॉपर्टी की यदि रजिस्ट्री हो गई है तो किसी बिल्डर का नाम चेंज होने से आपकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है। आपकी प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के दस्तावेज में चढ़ चुका है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चढ़ चुका है, चाहे उसे हम रजिस्ट्री बोलें, चाहे कन्वेंस डीड बोलें, चाहे कोई सी भी डीड बोलें। तो आपकी रजिस्ट्री हो जाने पर आपकी ओनरशिप बिल्कुल सुरक्षित है, किसी भी बिल्डर के आने से आपकी ओनरशिप चेंज नहीं होगी। दूसरा, जिन लोगों की प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट तो हो गया है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है, सबसे ज़्यादा पैनिक वही बायर है। तो मैं आपको उसका भी बता देता हूँ, आपको भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट एनसीएलटी में जाता है तो उसका रेजोल्यूशन प्लान बनता है। तो उस रेजोल्यूशन प्लान में आपके जितने बायर्स होते हैं उनका पूरा डेटा, लैंडर्स, बैंकर्स, ए टू जेड सब डेटा भेजा जाता है। तो आप जितने रजिस्टर्ड बायर हैं, जितने अनरजिस्टर्ड बायर हैं, उन सब लोगों का डेटा ऑलरेडी आपके रेजोल्यूशन प्लान में दिया होता है। तो आपकी ऑनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिनकी रजिस्ट्री हो गई है और जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उनमें चेंजेस क्या आ सकते हैं, जो आपको थोड़ा समझना है कि नंबर एक तो भाई, जैसे किसी को पेमेंट देना है, पेमेंट दे के रजिस्ट्री करानी है, तो उसका पेमेंट प्लान क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट क्या होगा, बेवर क्या होगा, टाइमलाइन क्या होगी, पोजीशन का टाइम क्या होगा, ये सब चीज़ें रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर डिपेंड करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्डर चेंज हो गया तो आपकी ओनरशिप खत्म हो गई। लेकिन इस चीज़ में आपको कुछ कई सारी चीज़ें जो ध्यान रखनी पड़ेंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो लोगों ने मुझसे, कई सारे लोगों ने पूछा है, गोविंद भाई इनका क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके केस ऑलरेडी रेरा में चल रहे हैं। तो एनसीएलटी का जब रेजोल्यूशन प्लान आता है तो प्लान में ज़्यादातर ये बातें सब स्पष्ट कर दी जाती हैं। लेकिन स्पष्ट करने के अलावा आपके जो भी केस चल रहे हैं तो उनसे संबंधित लॉयर से, उनसे संबंधित रेजोल्यूशन प्लान से या ऑर्डर से आप उसके बारे में पता कर सकते हैं कि उसके विषय में क्या निर्णय आया। तो ये तीनों अलग तरीके के बायर, एक जिनकी रजिस्ट्री हो गई है उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उनके ऑनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जिनके पास अलॉटमेंट है, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनके लिए भी कोई पैनिक मोड में आने की जरूरत नहीं है। आप ऑथेंटिक और जो भी एनसीएलटी के द्वारा रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ है, इससे जो भी ऑथेंटिक खबर आ रही है उस पर ध्यान दें, रूमर्स पे कोई ध्यान ना दें, अफवाह पे कोई ध्यान ना दें। लगातार ऑथेंटिक अपडेट के लिए टच में बने रहें। इसके अलावा तीसरा, जिनके केस रेरा के अंडर है तो वो भी अपने प्रॉपर जो ऑर्डर है, प्लान है, उसकी ही जानकारी पर ध्यान दें। इसके अलावा जो बायर्स ने ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पर, अलग अलग कम्युनिटी पे ग्रुप बना रखे हैं, तो अपनी कम्युनिटी से सब लोग जरूर कनेक्ट रहें, क्योंकि कम्युनिटी में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जेपी स्पोर्ट्स सिटी में, बिच टाउन में, हर जगह प्रोजेक्ट वालों ने अपनी कम्युनिटी के ग्रुप बना रखे हैं। तो अपनी कम्युनिटी के लोगों से आप जुड़े रहें, कम्युनिटी में अपडेट वहाँ आते रहते हैं, क्योंकि अभी आप बिजी हैं तो दूसरे ने भेज दिया, दूसरा बिजी है तो आपने भेज दिया, तो ज़्यादातर कम्युनिटी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव बात, अडानी के आने से आपका क्या फ़ायदा है। ये आपके लिए ना आपदा में अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि अडानी एक रेपुटेड कंपनी है आज की डेट में, और अडानी जेपी को एक्वायर कर रहा है। इस वजह से केवल आपके प्रोजेक्ट पे नहीं, आसपास के पूरे मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा। अडानी के आने से आपकी टाउनशिप की डेवलपमेंट बेटर हो सकती है। आपके वहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी हैं, चाहे गोल्फ कोर्स हो, चाहे और जितनी भी अम्यूनिटीज़ हैं वर्ल्ड क्लास, सभी इंप्रूव हो सकती हैं। जैसा कि मैं कई लोगों को बताता हूँ, जेपी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे बिच टाउन हो, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे हो, चाहे जेपी ग्रीन्स ग्रेटर नोएडा हो, माननीय जयप्रकाश जी का विजन इतना शानदार था ना कि आज से 40 साल पहले उन्होंने वो विजन सोच लिया मन में, जो आज भी लोग सोचने से डरते हैं, सोच नहीं सकते। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सपनों का विजन उन्होंने बुना था, अडानी के आने से हो सकता है कि सपने आपके और ज़्यादा साकार हो जाए। इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है, टाउनशिप की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है, और आपके प्राइस में भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन होगा। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, आप सोचो कि कल से अडानी आ गया तो कल से रेट 4 गुना हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप
भरोसा रखिए, मैं आपको कमिट कर रहा हूं इस बात का कि यदि डेवलपमेंट होगा तो अडानी के आने से आपके प्रोजेक्ट में नहीं, ओवरऑल पूरी मार्केट में इंपैक्ट पड़ने वाला है। वैसे तो ये मतलब कि बड़ी खबर है, तो इस विषय में मैं बहुत सारे फैक्ट्स रख सकता हूं आपके सामने, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ज़्यादातर महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता चुका हूं एक बायर के प्रोस्पेक्टिव से कि भाई आपको क्या समझना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन फाइनल एडवाइस मेरी आप सभी लोगों के लिए यही है कि आपको नंबर 1 किसी रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, किसी भी गलत खबर को फॉलो नहीं करना है, केवल ऑथेंटिक अपडेट को फॉलो करना है, केवल लीगल अपडेट को फॉलो करना है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, किसी भी पैनिक मोड में आकर कोई भी प्रॉपर्टी जल्दबाजी में खरीदनी बेचनी नहीं है। इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये चीज़ आपको आपदा में अवसर साबित हो सकती है। तो इसी तरीके की शानदार इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एक बार मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं, आपने यदि मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आपसे शानदार और जानदार इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।